स्टूडेंट्स, लास्ट डे मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में आर्तव चक्र के बारे में बताया था। नेक्स्ट आर्तव चक्र के बाद आता है फॉलिकुलर फेज, पुटिकी अवस्था, या इसे कह देते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। देखिए, पुटिकी अवस्था आती है अंडाशय में और प्रचुरोद्भूत अवस्था आती है आपकी गर्भाशय में। इसलिए इसके दो नाम हैं, ठीक है, क्योंकि जब अंडाशय में पुटिकाएं विकसित होती हैं तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही होती है। तो इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि अंडाशय में उपस्थित प्राथमिक पुटिका परिपक्व होकर ग्राफिन पुटिका बनाती है। ठीक इसी समय गर्भाशय के एंडोमेट्रियम भी वृद्धि करती है। अंडाशय और गर्भाशय में यह बदलाव पीयूष ग्रंथि व अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा होता है। FSH के प्रभाव में पुटिकाएं विकसित होती हैं, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉलिकल को डेवलप करता है और पुटिकाओं से एस्ट्रोजन बनता है, और यह एस्ट्रोजन क्या करता है, धीरे धीरे आर्तव चक्र बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है और गर्भाशय की दीवार पुनः बनने लगती है। उसके बाद आता है आपका ओव्यूलेशन फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था। ये चक्र के मध्य में आती है, ठीक है। सपोज चक्र 28 दिन का है तो 14वें दिन में ये अवस्था आती है। चक्र वैरी करता है 28 से 45 दिन तक। इसमें समयांतराल पाया जाता है अलग अलग फीमेल में। तो ओव्यूलेशन फेज में चक्र के मध्य में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के बढ़ने से 24-36 घंटे बाद ग्राफिन पुटिका से सेकेंडरी oocytes मुक्त हो जाता है। इसे हम अंडोत्सर्ग भी कह देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है ल्यूटियल फेज, पीतावस्था या सिक्रेटरी फेज। अब ये पीत अवस्था हमने बोला है अंडाशय के लिए, ठीक है, और ये सिक्रेटरी फेज बोला है गर्भाशय के लिए। तो सेकेंडरी oocytes अंडोत्सर्ग के पश्चात बिना निषेचन के 24 घंटे तक जीवित रहता है। जो सेकेंडरी oocytes है, जो अंडाशय से निकलने के पश्चात 24 घंटे तक वो जीवित रहता है बिना निषेचन के, ठीक है। अगर निषेचन हो जाए तो वो भ्रूण में डेवलप हो जाता है। तो अगर निषेचन नहीं हुआ है तो ओव्यूलेशन के पश्चात 24 घंटे तक वो एक्टिव रहता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। और अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में जो ग्राफिन पुटिका थी, जो उसका रिमेन रह गया, उससे भाग रह गया, उसे हम कॉर्पस लूटियम कह देते हैं, ठीक है। कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनता है। प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव में गर्भाशय की भित्ति गर्भावस्था के दौरान यदि भ्रूण अध्यारोपित हो सके इस हेतु संपोषित हो जाती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव में गर्भाशय की भित्ति गर्भाशय के दौरान भ्रूण अध्यारोपित हो सके, इसके लिए क्या हो जाती है, संपोषित हो जाती है। यदि 2 सप्ताह तक भ्रूण अध्यारोपित नहीं होता तो कॉर्पस लूटियम कार्य करना बंद कर देता है, ठीक बेटा। अगर 2 हफ्ते तक सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 2 हफ्ते तक क्या है कि कॉर्पस लूटियम काम करता रहता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है 2 वीक्स तक। 2 वीक्स तक अगर भ्रूण इम्प्लांट नहीं हुआ, क्योंकि निषेचन के बाद भ्रूण को अंडाशय की ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक पहुँचने में 1 हफ्ता लग जाता है। तो अगर इस दौरान भ्रूण अध्यारोपित नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम कार्य करना बंद कर देता है। जब कॉर्पस लूटियम कार्य करना बंद करता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, और इसकी मात्रा कम होने से फिर नई वाली फर्स्ट वाली आर्तव अवस्था शुरू हो जाती है और कॉर्पस लूटियम कॉर्पस अल्बिकेन्स में बदल जाता है। ये बुक में भी इस प्रकार से एंडोमेट्रियम को दिखाया गया है। मेंस्ट्रुएशन अवस्था में देखिए एंडोमेट्रियम अपक्षयित हो जाता है। डेज डिवाइड किए गए हैं 1 to 5, 6, 7 डेज तक, ठीक है, यानी एंडोमेट्रियम टूट गया है। किस हार्मोन्स की कमी से, प्रोजेस्टेरोन की कमी से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी से। फिर देखिए 5वें दिन के बाद 6वें दिन से नए अंड की वृद्धि और एंडोमेट्रियम का क्रमशः मोटा और ग्रंथिल होना। फिर नया एग डेवलप होता है, फॉलिकल,
और ये एंडोमेट्रियम की गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वॉल है, ये दोबारा से वृद्धि करती है और इसे हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। प्रचुरोद्भव अवस्था, पहली मेंस्ट्रुएशन थी, दूसरी प्रचुरोद्भव अवस्था है। ठीक है, 14वें आपका 12वें से लेके 16 दिन तक जो है, यहाँ पे एक डेट दी गई है आपको, लेकिन 14वें दिन माना जाता है कि ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें वेरिएशन होता है। तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ, तब भी जो है गर्भाशय की वॉल बनती रहेंगी। ओव्यूलेशन के बाद इधर आप देखेंगे 14 से लेके 26 दिन तक। ठीक है, 14 के बाद ये 2 हफ्ते जो हैं, 28, आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, सॉरी 28 है। 14 दिन के बाद ये 14 दिन 2 हफ्ते आप देखिए कि एंडोमेट्रियम की वॉल और मोटी हो जाती है। मोटी क्यों होती है? कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। और उसके बाद आप देखिए 21, 22, 30 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद अनिषेचित जो एग है वो गर्भाशय में आ जाता है। जो सेकेंडरी oocytes था वो गर्भाशय में आता है। देखिए 14 दिन में ओव्यूलेशन हुआ और 24 घंटे तक, यानी 1 दिन के लिए सेकेंडरी oocyte सक्रिय होता है। ठीक है, उसके बाद अगर निषेचन होता है तो इस दौरान जो है भ्रूण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी oocytes ओव्यूलेशन के दौरान निकलता है वो केवल 24 घंटे के लिए ही एक्टिव, या हम मानेंगे कि निषेचन के योग्य रहता है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो उसके बाद भले ही वो आपके ट्यूब में है, लेकिन अब ये फंक्शनल नहीं होगा। तो भ्रूण बनने का टाइम पीरियड यानी फर्टिलाइजेशन का टाइम पीरियड कब होता है? ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद तक ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो अनिषेचित अंड था ये गर्भाशय में आ गया। अब 2 हफ्ते बाद जब कॉर्पस लूटियम को सिग्नल मिला कि गर्भाशय में भ्रूण अध्यारोपित नहीं हुआ, तो उसकी मात्रा डाउन होने लगती है सडनली, और फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्द्रव अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बुक में भी इसी तरीके से दिया हुआ है। आर्द्रव अवस्था, पुटिकी अवस्था, फॉलिकुलर फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है, एलएच का एकदम से बढ़ना एलएच सर्ज कहलाता है, और यही जो है ग्राफ फिर पुटिका को फटने के लिए प्रेरित करता है। फिर आपका ये मैंने बताया विपरीत प्रावस्था, इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके 2 नाम क्यों बोले गए हैं? पीत प्रावस्था बोला है, ल्यूटिलल फेज कॉर्पस लूटियम अंडाशय में बनता है। श्रावी अवस्था यानी गर्भाशय की वॉल का और मजबूत होना। तो 2 नाम किस लिए पड़े हैं? एक नाम पड़ा है आपकी अंडाशय में होने वाले परिवर्तन के लिए, और दूसरा नाम पड़ा है गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन के लिए। केवल 1-2 परिवर्तन ऐसे हैं जो एक दूसरे में नहीं होते हैं, जैसे ये आर्द्रव्य प्रावस्था है, तो इसमें गर्भाशय की दीवार टूटती है। ठीक है, तो अंडाशय में केवल प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो चुका होता है। अंडोत्सर्ग अवस्था जो होती है ये अंडाशय में होती है, केवल गर्भाशय में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो इसके साथ ही हमारा आर्द्रव चक्र समाप्त हुआ। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे हार्मोन्स कौन कौन, इसमें जो हार्मोन्स थे उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, और फिर हम आगे की घटनाएं पढ़ेंगे, निषेचन, अध्यारोपण और भ्रूण का विकास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।